Welcome to SKU Digital Learning Classes. My name is Dr. Pranati Chaturvedi, Department of Nursing. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है BSc नर्सिंग का टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, और ये क्लास 4th का फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इन नर्सिंग। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम सभी के जीवन में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इसका रोल देखा ही जाता है, चाहे वो घर के कोई काम हो बेसिक, चाहे शादी समारोह हो या कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, बिना किसी प्लानिंग के ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इन नर्सिंग में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फेयल्स प्रिंसिपल जो कि 14 प्रिंसिपल हैं इनके मैनेजमेंट के, और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आज हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इंटरचेंजेबली देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक हम कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, लेकिन अगर उसका हम अर्थ देखते हैं तो दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो पहले हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एड प्लस मिनिस्टर, विच मीन्स टू केयर, टू मैनेज, टू लुक आफ्टर। हिंदी में अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रशासन बोला जाता है। प्रशासन शब्द संस्कृत भाषा में देखा जाए तो प्रा उपसर्ग के साथ शास धातु के रूप में आता है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना और उद्देश्य के साथ लोगों के संगठन को लेकर मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करना। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। डिफरेंट टाइप्स की इसमें डेफिनेशन भी दी गई हैं टाइम टू टाइम साइंटिस्टों ने, जैसे न्यूमैन है। नॉर्मल अगर डेफिनेशन देखी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज अचीव द डिजायर एंड्स। डिजायर एंड्स क्या है? आपका मेन गोल है। जब भी आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई उद्देश्य बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है प्लानिंग की। प्लानिंग मतलब उस चीज़ के बारे में सोच। आप जब कोई सोच रखेंगे तब जाके आप उस चीज़ के बारे में विचार कर पाएंगे, और विचार के साथ साथ इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत होगी, संगठन की ज़रूरत होगी, स्टाफिंग की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन की, निर्देशन की ज़रूरत होगी, साथ ही ज़रूरत होगी कंट्रोलिंग की, जो हम आगे देखेंगे। जो साइंटिस्ट थे न्यूमैन, उन्होंने डेफिनेशन दी थी, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप टुवर्ड्स सम कॉमन गोल्स। लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज है, मीनिंग सभी का वही है। जैसा कि बता चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से एड प्लस मिनिस्टर, विच मीन्स टू केयर, टू लुक आफ्टर, टू मैनेज। अकॉर्डिंग टू L.D. White, administration is the direction, coordination and cooperation of person activities to achieve desirable goals। जो भी संगठन ने, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने, जो भी इंस्टीट्यूट ने अपना गोल निर्धारित किया है। हम आज एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग में एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने का क्या यूज़ है? आप सभी के मन में क्वेश्चन आएगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जब हम नर्स बनेंगे तो हम किसी ना किसी वर्क प्लेस पे काम करेंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे हॉस्पिटल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो वहाँ पे आपका काम क्या है? एज अ नर्स। एज अ नर्स जो आपके रोल हैं वो आपको इसमें बताए गए हैं। वहाँ पे आपको कैसे काम करना है, कैसे मरीज़ों की देखभाल करना है, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो वहाँ आपको पढ़ाना भी है, उनको बेसिक को समझाना भी है, प्लस केयर भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में आएंगी।
Administration is the activities of the group of people cooperating to accomplish common goals. ये डेफिनेशन दी थी हर्बर्ट ए सिमोन ने। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंधन बोला जाता है। प्रबंधन क्या है? दूसरों के द्वारा चीज़ों को प्राप्त करने की ये एक कला है। इसमें हम दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेकर अपने मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। अक्सर जैसा कि बात की शादी समारोह होते हैं तो आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ये चीज़, इसका मैनेजमेंट ये देख लेगा, इसका मैनेजमेंट ये देख लेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? हेड ऑफ द जो फैमिली होते हैं, जैसे हमारे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो भी उस परिवार का मुखिया है, वो हमारे किस में आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा, अपर अथॉरिटी। ठीक है। और इसके बाद वो क्या करते हैं? वो एक प्लानिंग बनाते हैं। मान लीजिए कि घर में शादी है और उनको फिर कैसे चीज़ें प्लान करनी है, उसके लिए जो मुख्य सदस्य हैं घर के, वो कौन व्यक्ति कौन सा कार्य कर सकता है, ये कौन तय करेगा? मुखिया। जब वो तय कर लेते हैं कि हाँ ये काम ये ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो उनको वो काम सौंप दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय द यूज़ ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है? रिसोर्सेज का यूज़ करके लोगों द्वारा उस गोल को अचीव किया जाता है। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो मैनेजमेंट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम इटैलिक वर्ड। मैनेजमेंट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम इटैलिक वर्ड मैनेजियर, विच मीन्स टू हैंडल। टू हैंडल मीन्स जैसा कि चीज़ों को हैंडल करना, कैसे उनको हम प्रॉपर हैंडल करें, मैनेज करें, कैसे उसका प्रबंध करें, वही हमारा मैनेजमेंट है। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल। ये एक कला है। प्रबंधन क्या है? एक कला है जिसमें क्या होता है? लोगों के और रिसोर्सेज के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। अकॉर्डिंग टू जोसेफ मैसी एंड डगलस, इनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। अकॉर्डिंग टू आर.सी. डेविस, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। इसमें क्या होता है? चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाता है। बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो कुछ पॉइंट्स है जिसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, बट ये एक दूसरे को आपस में अलग करते हैं। बात की जाए अगर नेचर ऑफ वर्क की, तो एडमिनिस्ट्रेशन में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़। जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं, उनका काम क्या होता है? चीज़ों को फाइंड आउट करना, चीज़ों को सोचना और उनको प्लान करना। मैनेजमेंट में क्या होगा? पुट इनटू एक्शन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़। जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, नीतियाँ बनाई गई हैं उस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, तो उसको क्या करना है? उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको क्रियान्वयन करना है उन नीतियों का, उन पॉलिसीज़ का। टाइप्स ऑफ फंक्शन में डिटर्मिनेटिव फंक्शन होगा और मैनेजमेंट में क्या होगा? एग्जीक्यूटिव फंक्शन होगा। ये चीज़ों को डिटरमाइन करेगा, चीज़ों को फाइंड आउट करेगा और ये क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। लेवल ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में हाई लेवल अथॉरिटी या टॉप लेवल अथॉरिटी में ही लोग आते हैं, जबकि मैनेजमेंट में मिडिल और लोअर लेवल अथॉरिटी में लोग आते हैं। नेचर ऑफ स्टेटस की बात करें तो
नेचर ऑफ स्टेटस में ऑनर्स, उस संस्था के मालिक या जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो हमारे आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। और मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजर्स हु यूज़ देयर स्किल्स, जो अपने स्किल का यूज़ करके चीज़ों का प्रबंधन करते हैं, लोगों से काम करवाते हैं, कैसे किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा काम करना उचित होगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ये काम किसका है, मैनेजमेंट का है। मेन फंक्शन की बात करें तो इनका है मेन फंक्शन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इनको प्लान करना है और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, संगठित करना है। जबकि मैनेजमेंट में प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मोटिवेटिंग, विदाउट मोटिवेशन कोई भी काम सक्सेस नहीं हो सकता है। प्लानिंग हर एक में आएगा, विदाउट प्लानिंग कोई काम हम नहीं कर सकते। अगर हम कोई काम बिना सोचे समझे करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा वो कहीं ना कहीं जिस सक्सेस का हम सोचते हैं कि हाँ हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था। और जब आप किसी चीज़ को सोचकर, विचार कर, उसके बारे में पूरा होमवर्क करके उस चीज़ को करते हैं तो आप उसमें सफलता निश्चित ही प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है स्किल, कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल, और मैनेजमेंट में आएगा टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल। तो ये तो हमारे डिफरेंस हुए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हेनरी फायोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ नाम आ रहा है हेनरी फायोल्स, क्या आप जानते हैं इनके बारे में? शायद नहीं जानते होंगे। हेनरी फायोल्स का जन्म फ्रांस में सन 1841 में हुआ था और इनको फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी के लिए 14 सिद्धांत दिए थे जिन्हें हम हेनरी फायोल्स 14 प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जिसमें फर्स्ट था डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। थर्ड है डिसिप्लिन, अनुशासन। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सेवेंथ, रिम्यूनरेशन। एट्थ, सेंट्रलाइजेशन। 9, लाइन ऑफ कमांड। 10, ऑर्डर। 11, इक्विटी। 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। 13, इनिशिएटिव। एंड लास्ट वन 14, एस्पिरिट द कॉर्प्स और टीम स्पिरिट। इसको हम टीम स्पिरिट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे हेनरी फायोल्स के 14 प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के। यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब करके बताएं तो डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन क्या है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बढ़ते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो कौन व्यक्ति किस कार्य को करने में कंफर्टेबल है और किस में ये अपना 100% दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्य का विभाजन करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का फील्ड वर्क बहुत अच्छा है और उसको हम ऑफिस वर्क में बिठा देते हैं, और किसी का ऑफिस वर्क बहुत अच्छा है उसे हम फील्ड वर्क में भेज देते हैं, तो क्या होगा? ना तो फील्ड वर्क वाला अपना 100% दे पाएगा, ना ऑफिस वाला अपना 100% दे पाएगा। इसके लिए बेटर है कि जिसको जिसमें महारत हासिल है उसको उसी फील्ड में वर्क दिया जाए। तो ये हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है क्योंकि जो अथॉरिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये अथॉरिटी मतलब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बैठे हुए लोग होते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही दें जो ज़िम्मेदार हैं, जो ज़िम्मेदारी से काम करना जानते हैं। जो ज़िम्मेदारी से काम करना नहीं जानेंगे वहाँ आपकी सफलता में कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन। आप कहीं भी हों, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो या आप किसी वर्क प्लेस में वर्क कर रहे हों, डिसिप्लिन इज़ मैंडेटरी। विदाउट डिसिप्लिन आप कहीं सक्सेस नहीं हो सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? इसमें आपको
अपर अथॉरिटी द्वारा आदेश दिया जाता है और उसको हम कार्य रूप में परिणित करते हैं। मान लीजिए हमारे जो अपर लेवल पे सर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे सर हैं, उन्होंने हमें कोई काम दिया और हमने उनको इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा? क्या हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में किसी एक अथॉरिटी द्वारा ही एक मेंबर या जो उस सदस्य उससे जुड़ा है उसको एक ही काम देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये 3 मेंबर हैं, वन टू थ्री। अब मान लीजिए ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने अगर कोई डायरेक्शन दिया, इनको इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया, इनको इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया और इनको इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया, तो यहाँ पे कोई भी वर्क का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ हमारी अथॉरिटी लेवल में मेंबर की संख्या बढ़ जाती है और वहीं पे इन्होंने इनको भी वर्क दिया, इनको भी वर्क दिया, इन्होंने इनको भी वर्क दिया और इनको भी वर्क दिया, तो ऐसे में क्या होता है? मिसमैनेज होता है, चीज़ें प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाती हैं। तो बेटर है कि हम एक ही अथॉरिटी से निर्देश प्राप्त करें जिससे हमारे कार्य का जो गति है, मोशन है, वो प्रॉपर वे में हो सके। तो ये हमारा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें भी क्या है कि सामूहिक रुचि की अपेक्षा व्यक्तिगत रुचि की गौणता। मतलब जब आप ग्रुप में कोई काम करते हो तो आप पर्सनली इंटरेस्ट के साथ वर्क नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये पसंद है या मुझे वो पसंद है, नहीं। ग्रुप में जो आपको वर्क मिला है आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। नेक्स्ट इज रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक। किसी भी संस्था में जब कोई वर्क करता है तो उसको एक पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको एक मोटिवेशन के तौर पे, एक प्रेरणा के तौर पे। अगर मान लीजिए कि उसको प्रॉपर वे में उसका पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, उसका वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका मोरल डाउन हो जाएगा और वह अपना 100% उस फील्ड में नहीं दे पाएगा। तो पारिश्रमिक की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेंट्रलाइजेशन, लाइन ऑफ कमांड, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव और टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का इसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल है, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं और वो टीम स्पिरिट के साथ करते हैं तो उसका जोश, जुनून दुगना हो जाता है। लेकिन जब आप ग्रुप में काम करते हुए आप अलग अलग चीज़ें करते हैं, कोई यहाँ काम कर रहा है, कोई वहाँ अपना पार्ट कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, तो ऐसे में क्या है, चीज़ें बिखर जाती हैं। और टीम स्पिरिट में क्या होता है, जब सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वही काम कम समय में और आपको जल्दी लक्ष्य की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें प्रोफेसर लूथर गुलिक जो थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, पोस्ट कॉर्प्स। यहाँ आप देख रहे होंगे 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन, R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग एंड B स्टैंड फॉर बजटिंग। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, मतलब थिंकिंग बिफोर डूइंग, सेट ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी कार्य करने से पहले उसको सोचेंगे और इसके बाद आप अपना गोल सेट करेंगे, देन उसको क्रियान्वयन के रूप में रखेंगे। तो P फॉर प्लानिंग, हर एक चीज़ में आपका प्लानिंग
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस वे में ये लिखा हुआ है पोस्ट कॉर्प, आप उसी, ना तो आप पी को लास्ट में रख सकते हैं, ना बी को फर्स्ट कर सकते हैं, ना एस का पोजीशन हटा सकते हैं। जो जिस लाइन में है आपको उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारी एक दूसरे से बैलेंसिंग रहती हैं। तो पोस्ट कॉर्प में पी प्लानिंग को डिनोट करता है, ओ करता है ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन, मैनेजिंग एक्टिविटीज़, जो उस संगठन की एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकता है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग, किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है और वो जब आप किसी स्टाफ की भर्ती करते हैं, फिलिंग जॉब पोजीशन विथ राइट एंड डिजर्व प्यूपिल, इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्यूपिल उस चीज़ के लिए डिजर्विंग होना चाहिए। अगर वो उस चीज़ के लिए डिजर्व नहीं है, वो उस चीज़ के लिए लायक नहीं है, राइट पर्सन नहीं है, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। नेक्स्ट इज डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग। इसमें डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन, कमांडिंग एंड मोटिवेटिंग। अगर आप किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं उसके काम को लेके, अगर आप प्रॉपर निर्देश नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ भी उसके काम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल सकती है। तो उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना है और प्रॉपरली उसको कमांड भी देने हैं। नेक्स्ट सीओ, सीओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, वर्क इन सिंक। हमें कोऑर्डिनेशन में काम करना है। जब आप किसी वर्क प्लेस पे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं तो आप गोल जल्दी अचीव कर लेते हैं। आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का भी क्या होगा, लोअर टू हाई अथॉरिटीज। अभी आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन लेवल हमारा क्या है, टॉप अथॉरिटी है, हाई लेवल अथॉरिटी है, तो वो हमारा हायर अथॉरिटी में आ जाएगा। और मैनेजमेंट में क्या होगा, आपका मिडिल और लोअर लेवल आएगा। तो जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर आप रिपोर्टिंग करेंगे। नेक्स्ट इज बी, लास्ट है बी स्टैंड बजटिंग। विदाउट बजटिंग तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। इसके लिए आपको इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी हैं आपको वो सब देखने होते हैं। जब आप बजट तैयार करते हैं, मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या नर्स के उसमें हैं, तो आप उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसके लिए पूरा एक बजट बनाएंगे। पहले तो आप अपने रिक्वायरमेंट लिखेंगे, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें बेड की ज़रूरत है, हमें मैनिकिन्स की ज़रूरत है, और जो जो लैब में सामान ज़रूरत के हैं, सिरिंजेस हो गए, फोर्सेप्स हो गई, बहुत सारे सामान होते हैं। तो आप पहले उसको प्रॉपर एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, देन उसको फिर बजटिंग में डालेंगे कि इसका कितना बजट आएगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वहाँ भी आपका कहीं ना कहीं फेल्योर देखने को मिल सकता है। तो बजटिंग का भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। आपको जब बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हमारे मेन फोकस हैं। जब किसी वर्क में, किसी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं तो इनके बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए हम जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, यहाँ पे एक सोच रखी गई होगी, प्लान किया गया होगा, उस सोच के अकॉर्डिंग फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर स्टाफिंग हुआ, स्टाफिंग के बाद फिर निर्देशन, डायरेक्टिंग का आया, देन कंट्रोलिंग आया। तो ऐसे ऐसे चीज़ें एक वे में चलती जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।